नमस्कार। अ, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी और हम यहाँ पे रुके थे जहाँ पे हम लोग एम्प्लीफिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर आपका डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट लिथोलॉजीज़ हैं। लिथोलॉजी का मतलब जो होता है कि टाइप ऑफ रॉक्स क्या है, सॉइल क्या है, तो उसके बेसिस पे आपका जो है वो एम्प्लीफिकेशन डिपेंड करेगा। और मैं ये भी बता रहा था कि भाई अगर आपके मकान किसी इलाके में बने हैं और वहाँ पे सॉइल प्रॉपर्टीज़ और रॉक प्रॉपर्टीज़ अलग है तो वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन अलग होगा करके। इसके बारे में और चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। सो जो हमारी साइस्मिक वेव्स हैं जो डेवलप होती है, आपकी बॉडी वेव और सरफेस वेव है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की रहती हैं करके, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी भी रहती है, हाई फ्रीक्वेंसी भी रहती है। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक बताया था कि जो डैमेज जो हमारा अफेक्ट होता है वो एपिसेंट्रल एरिया में और फार फील्ड, मतलब एपिसेंटर से दूर अगर जाएं तो हमारा उस पर कैसे अफेक्ट करता है ये साइस्मिक वेव की वजह से जो वाइब्रेशंस आते हैं, जो शेकिंग होती है, उस पर कैसे होता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइस्मिक वेव्स आपका बॉडी वेव है, जो पी एंड एस वेव है, और सरफेस वेव आपका लव एंड रिले वेव है, प्लेस की रोल इन डैमेज पैटर्न ऑफ एन एरिया लोकेटेड क्लोज, मतलब बिल्कुल जहाँ पे एपिसेंटर वहाँ पे विद इन द एपिसेंट्रल जोन, और फार फील्ड मतलब एपिसेंटर से दूर में क्या रोल प्ले करता है। मोस्ट पी एन एस वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम आपका 0.5 टू 20 हर्ट्स पे रहता है इसका, और सरफेस वेव है वो लेस देन 1 हर्ट्स है आपका। तो ये जो हो गई आपकी जो सरफेस वेव हो गई, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं आपकी। अब ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो हम लोग बात करें तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी रेंज होती है इस फ्रीक्वेंसी की जो कि प्रोड्यूस होती है इसमें, और जो हम लोग यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि ये करीब करीब आपकी 0.5 से 20 हर्ट्स तक और लेस देन 1 हर्ट्स भी जाती है, आपकी लो फ्रीक्वेंसी रहती है करके। तो अगर आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो शेकिंग जब होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, जो बॉडी वेव है हमारी, विल कॉज शॉर्टर बिल्डिंग टू वाइब्रेट। शॉर्टर बिल्डिंग का बात हम लोग कह रहे हैं कि 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है। जो हाई राइज बिल्डिंग है उसकी तो आप कह सकते हैं कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वो कहीं काफ़ी फ्लोर्स की रहती हैं करके। कुछ इलाके में जो है 20 फ्लोर है, 35 फ्लोर है, इस तरह की भी देखा गया है करके। तो यहाँ पे जो है कि शॉर्टर बिल्डिंग्स को ये वाइब्रेट करेंगी करके। अब जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है जो कि हमारी आपकी हम लोग कह रहे हैं सरफेस वेव है, वो क्या करेगी, आपकी हाई बिल्डिंग्स जो हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उसको वाइब्रेट करेगी। तो आपकी यहाँ पे दोनों आ गई करके, मतलब आप शॉर्ट बिल्डिंग्स ले लो और टॉप बिल्डिंग्स ले लो आप करके, टॉल बिल्डिंग्स ले लो, ये दोनों को ये वाइब्रेट करेंगी आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी हमारा बचा नहीं, ये दोनों बिल्डिंग्स को, शॉर्टर बिल्डिंग्स आपकी और टॉलर बिल्डिंग्स को, दोनों को वाइब्रेट करेगी। और ये हम जो समझे हैं कि ये अलग अलग तरीके की और काफ़ी बड़ा रेंज रहता है इसका, जो कि फ्रीक्वेंसीज होती है। इट इज़ द शेकिंग और वाइब्रेशन कॉजेज द डैमेज टू स्ट्रक्चर। मतलब एक तो हम लोग बात किए थे आगे पिछले लेक्चर में कि रप्चर सरफेस पे आता है, तो वो क्रैक तो डेवलप होगी किसी एरिया में पोर्शन जो है वो अर्थ का धंसेगा, या तो ऊपर आएगा या तो साइड बाय साइड होगा, ये एक तो बात होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो होता है आपका, हालांकि उसके ऊपर तो बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, वो एरियाज़ जो हैं, जो हम लोग फॉल्ट लाइन की बात कर रहे थे, उसको तो चिन्हित करके ही उसको, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वाइब्रेशंस होते हैं आपके, जो सेismic शेकिंग इसको कहते हैं, वो जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग जब बात करते हैं डैमेज की और इसकी करके। अब एपिसेंटर में क्या होगा कि आपकी दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज मिलेगी आपको, और हाई भी मिलेगी, लो भी मिलेगी।
तो क्या होगा कि तुम्हारा शॉर्टर भी और टॉलर भी बिल्डिंग्स जो होंगी वो दोनों को डैमेज ये करेगा करके। लेकिन जैसे जैसे इन डिस्टेंस बढ़ेगा, मान लीजिए कि हमारा एपिसेंटर जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा उससे बनाएं करके, तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है कि एक ये सेक्शन बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये फोकस हुआ आपका, ये एपिसेंटर हुआ आपका करके, ये एपिसेंटर है, ये फोकस है आपका। अब अगर हम लोग इस एरिया से अगर दूर जा रहे हैं मतलब, तो क्या होगा आपका, तो ये तो एपिसेंट्रल एरिया हुआ आपका। अब लेकिन इस एरिया से अगर हम दूर जा रहे हैं तो क्या होगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव हैं वो डाई आउट हो जाएगी और वीकन होगी करके, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगी। तो आपकी जो है हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो हैं वो डाई आउट होगी, या तो आप कहेंगे इसको वीकन हो जाएगी। इस प्रोसेस को जो है कहते हैं एट्यूनेशन। इसको याद रखिएगा करके, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एट्यूनेशन। तो यहाँ पे तो आपके पास एपिसेंट्रल एरिया है, यहाँ पे आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिल रही है, हाई भी मिल रही है प्लस लो भी मिल रही है आपको। लेकिन जब दूर जा रहे हैं तो आपके पास जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी डाई आउट होगी, तो आपके पास सिर्फ बची लो। अब ये लो क्या करती हैं इसको देखते हैं करके। तो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं, जो कि आपकी हम लोग बात कर रहे थे कि ये सरफेस वेव्स हैं, ये दूर इलाके तक अफेक्ट करती है, और ये जो है वो डैमेज टॉल बिल्डिंग्स को करती है। और ये काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने भी महसूस की। हम यहाँ पे कानपुर में हैं, तो अगर भूकंप मान लो कि हिमालय में कहीं पे आया, तो जो टॉलर बिल्डिंग्स थी यहाँ पे, जो ऊंची बिल्डिंग्स थी, उसमें काफ़ी मतलब ऑसिलेशन देखा गया, जो कि हम लोग कहते हैं कि वो बिल्डिंग्स झूली थी करके। तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे थे उनको कहना था यार बहुत ज़्यादा हमको तो महसूस हुआ उसका, तो उसका रीज़न यही है करके। सो तो लो फ्रीक्वेंसी वेव जो हैं वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है बिना एट्यूनेशन के, उसकी एनर्जी इतनी डाई आउट नहीं होती है, और वो डैमेज करती है आपकी टॉलर बिल्डिंग्स को। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एपिसेंट्रल एरिया में तो दोनों टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं, शॉर्टर है टॉलर है, दोनों डैमेज होगी, लेकिन दूर इलाकों में आपकी जो टॉलर बिल्डिंग्स हैं उसको अफेक्ट करेगा। सो ये कुछ लिस्ट है एक आपका, जिसमें अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड और ये बताया गया है कि कैजुअलिटीज़ कितनी हुई और क्यों हुई थी। ये पुअर कंस्ट्रक्शन की वजह से थी, और ज़्यादातर यही हुआ है कि पुअर कंस्ट्रक्शन जो था उसकी वजह से ये सारा डैमेज हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कैजुअलिटीज़ में, तो यहाँ पे ज़्यादातर ये लिखा है पुअरली बिल्ट, पुअर कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है ये रीज़न जो हैं इसके दिए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है आपका इस तरह से होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर होगा सॉइल का, किस तरह बिहेवियर होगा अगर वो वहाँ रॉक्स हैं, या तो वेदर्ड रॉक्स हैं, वीक रॉक्स हैं, या सॉलिड रॉक्स हैं जो कि सस्टेन करते हैं इस तरह की एनर्जी को। तो उस तरह को देख के आपको ये कंस्ट्रक्शन होगा। अब आते हैं कुछ बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बिल्डिंग वाइब्रेशंस अगर लेते हैं करके, तो बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स स्वे एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लाइक इन्वर्टेड पेंडुलम। जो हम लोग तो घड़ियों में देखते थे पुराने ज़माने की घड़ियों में कि जो पेंडुलम होता था आपका, तो ये इस तरह से चलता है, ये इस तरह से। अब ये जो है ये इन्वर्टेड पेंडुलम की तरह काम करता है, ये इस तरह से स्वे करेगी आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो ये बताया है कि आपका जो शॉर्टर बिल्डिंग्स हैं वो कम स्वे करेगी, मीडियम साइज़ की जो बिल्डिंग्स हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी तो वो थोड़ा ज़्यादा करेगी, लेकिन जो टॉलर है वो सबसे ज़्यादा करेगी आपकी। अब इसका एक और भी चार्ट है कि शॉर्टर बिल्डिंग जो है उसका ये बताया गया है कि आपका मोशन जो है, जो स्वे का ऑसिलेशन है वो कितना रहता है। तो रिजिड 1 to 2 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ऑसिलेट्स एट 5 to 10 हर्ट्ज़, और हमारा तो 0.5 से लेके ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये फ्रीक्वेंसी पे करेगी करके। और दूसरा है शेक बैक एंड फोर्थ रैपिडली
हाई फ्रीक्वेंसी पे 10 पीरियड इसका ऑसिलेशन पीरियड हम लोग बात कर रहे हैं करके, तो ऑसिलेशन पीरियड जो है हम यहाँ पे हैं इस बात पे हैं करके। सो दस द ऑसिलेशन पीरियड इज़ 1/5 टू 1/10, या तो आप ले लें इसको कि सेकेंड्स में 0.2 टू 0.1 सेकेंड्स पे है करके। इसी तरह से मिड हाइट बिल्डिंग्स जो कि ये हैं आपकी, वो हैं आपका, इसका जो है बिल्डिंग ऑसिलेट्स एट 0.5 टू 3 हर्ट्ज़, और इसका पीरियड जो है वो आपका 2 टू 3.3 सेकेंड्स का है। टॉल बिल्डिंग्स हैं, इसका आप देखेंगे कि पीरियड आपका ज़्यादा है, ज़्यादा समय तक आपका स्वे करती रहेगी करके, इसका ये है। और ये आपकी लो फ्रीक्वेंसी पे अफेक्ट होगा करके। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग आगे जो देखा उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं करके, कि लो फ्रीक्वेंसी अगर है आपके पास, तो लो फ्रीक्वेंसी में आपकी जो टॉलर बिल्डिंग्स हैं ये ज़्यादा स्वे करेगी, यानी ऑसिलेशन इसका ज़्यादा होगा, पीरियड इसका ज़्यादा होगा करके। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कम है, ये सबसे कम यहाँ पे है, लेकिन इसका जो है ये काफ़ी ज़्यादा है करके। अब हालांकि ये हमारा विषय तो है नहीं, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का विषय है, लेकिन मैं चाहता था कि इसमें कुछ हम लोग बात करें इसकी, कि यूजुअली जो डैमेज देखा गया है वो किस टाइप की बिल्डिंग्स में देखा गया। और ये हमारा 2001 का जो, और हमने ये सर्वे किए थे, तो 2001 का जो है आपका भुज का अर्थक्वेक था, और 2004 में अंडमान एंड निकोबार का अर्थक्वेक है। ये दो अर्थक्वेक, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड तो 9.3 के आसपास था, इसका 7.6 टू 7.7 का आसपास है करके, लेकिन डैमेज पैटर्न देखने में ये हमें काफ़ी सही लगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। अब होता यह है कि अमूमन जो हमारे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो है करके, जो ग्राउंड पार्किंग है उसको जो है ये गैरेजेस के लिए यूज़ किया जाता है, कि यहाँ पे पार्किंग होगा, ये बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका गैरेजेस। और बेसिकली ये है कि आपका अगर मान लो कि हमने ये बिल्डिंग यहाँ पे बनाई है करके, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो आप जो कॉलम्स हैं ये ओपन रहते हैं करके, इसको कभी भी कनेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स आएंगे आपके, और उसके बीच में आपके पार्किंग हो जाएगी करके। ये इतना अच्छा आइडिया है नहीं, क्योंकि ये 2001 में और 2004 में ये देखा गया था कि जो भी इस तरह के कंस्ट्रक्शंस थे वो अफेक्ट हुए थे। और हालांकि 2001 में जो अर्थक्वेक तो आया भुज में, कच्छ में आया, गुजरात एरिया है, लेकिन डैमेज जो है वो अहमदाबाद तक देखा गया था, जो कि 300-350 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तो 2001 में जैसे मैंने कहा कि ये देखा गया था कि अहमदाबाद में जो जितने भी डैमेज हुआ वो ज़्यादातर ये इस तरह की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन था, जो इसमें ग्राउंड फ्लोर जो था वो ओपन स्टोरी था बिल्कुल, मतलब उसमें कोई वो नहीं था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ये वीक ग्राउंड फ्लोर विदाउट डायगोनल ब्रेस जो हैं वो ये हैं आपके, डायगोनल ब्रेस की बात करें तो ये हैं डायगोनल ब्रेसेस। तो ये डायगोनल ब्रेसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये देखा गया है कि कुछ जो कंस्ट्रक्शंस पुराने ज़माने के थे, कश्मीर अगर आप चले जाएं या तो हिली एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पे ये लोग जो हैं इसका डायगोनल ब्रेसेस का बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है करके। तो डायगोनल ब्रेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आपको सेव करता है, क्योंकि जब सेस्मिक वेव्स आती हैं तो आपका स्वे हुआ तो आपका शेयर पैदा होगा, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं करके। अब अगर दूसरा देखें तो ज़्यादातर जो ग्राउंड स्टोरी है वो आपका जो अपार्टमेंट्स में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई ये जो गैरेजेस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी हालत आप देख सकते हैं। ये यूएस का अमेरिका में एक अर्थक्वेक आया था 1994 में, नॉर्थ रीच अर्थक्वेक जिसको नाम दिया था, उसका जो है ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है।
ऊपर वाली 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ओपन स्टोरी नीचे आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पे पार्किंग यूज़ की गई थी, वो डैमेज हुआ करके। सो इससे काफ़ी सीख भी लोगों ने ली है करके। अब ये वाला जो पार्ट है, अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो वो यहाँ पे बैठा है आपका। अब ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ लोग क्या, हम अमूमन सभी लोगों को ये लगता है कि अब मेरा जो घर है उसमें फर्स्ट फ्लोर है या तो आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे पूरा बढ़िया सा ग्लासेस होने चाहिए जो कि दृश्य, बाहर का दृश्य बहुत अच्छे से दिखे। और वो चीज़ों में ये लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है विंडोज़ जो हैं वो बहुत बड़ी बना देते हैं करके। अगर आपके कॉलम्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है और आपने इस तरह की विंडोज़ दी थी, तो ये एरिया जो है ये वीक एरिया हो जाएगा आपका, ये वीक फ्लोर होगा आपका। तो जब भी अर्थक्वेक आएगा तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा और इसकी हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे करके। सो कोलैप्स वीक फ्लोर, विंडोज़ जो यहाँ पे बनी थी वो सारा के सारा आपका एरिया बैठ गया करके, और जहाँ पे इंटैक्ट था और सही था तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ करके। और ये कोबे में हुआ था, ये 1995 का अर्थक्वेक है कोबे में, ये वहाँ पे हुआ था करके। अब जो है कुछ लोगों ने ये देखा कि भैया अब विंडोज़ तो हैं, अब फ्यूचर में अगर मान लो कि इसको डैमेज को बचाना है, देन दे स्टार्टेड यूजिंग द डायगोनल ब्रेसेस। तो ये आपकी डायगोनल ब्रेसेस हैं, ये जब भी भूकंप आएगा तो ये अलाउ नहीं करेगा इस एरिया को स्वे करने में। तो ये आपका एक तरह से जो है वो डायगोनल ब्रेसेस दिया है ताकि वो अर्थक्वेक की जो शेकिंग है उसको विथस्टैंड कर सके। अब आते हैं एक और है जो कि हमने ये चीज़ जो है ये देखी गई अंडमान में कुछ ट्राइबल पीपल लोग थे, उनके घर जो बने थे उसमें ये देखा गया कि उन लोगों ने अपने घरों में जो भी इसके वुडन पिलर्स या कॉलम्स लगाए थे उसमें ये लोग प्लाई लगाते हैं दूसरा, और दूसरा एक इन्होंने डायगोनल ब्रेसेस भी लगाए थे। तो ये चीज़, और उनके घर ज़्यादातर टूटे नहीं थे करके और वो बचे थे करके। अब ये कंस्ट्रक्शन भी ठीक नहीं है, जैसे कि इस तरह का आप बात करें करके कि आपने 2 कॉलम्स पे आपने उसको ऊपर करके, ज़्यादातर घर बनाते हैं करके इस तरह से, ताकि ज़मीन से कुछ लकड़ी का घर अगर बनाया है आपने तो वो उसमें टर्माइट्स का या तो उसका कुछ अफेक्ट ना हो करके, तो उसको बचाने के लिए ऊंचा कर दिया, लेकिन ये ख़तरनाक हो सकता है, ये मेजर डैमेज आपका ये कर सकता है करके। और अगर इस तरह का है, वर्टिकल कॉलम्स ही हैं आपके, डायगोनल कॉलम्स नहीं हैं, तो भी आपका इश्यू आएगा करके। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जब होता है तब ये आपको अफेक्ट करेगा। तो बेस्ट ये है कि लोग, जो देखा गया है कि अगर आपने इसको प्रॉपरली ग्राउटिंग किया है, फाउंडेशन ठीक से दिया है करके, और उसके ऊपर ये घर बनाया है ताकि ये सेस्मिक शेकिंग को विथस्टैंड कर सके, और डायगोनल ब्रेसेस लगाए या तो आपने प्लाई लगाया, तो दैट कैन हेल्प स्ट्रेंथनिंग दी स्ट्रक्चर एक्चुअली, तो उसकी मजबूती देता है ये करके। एक और जो हम कहेंगे कि इन्वेंशन हुआ, शोध हुई कि बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अगर हेवी बिल्डिंग्स हैं जिसका काफ़ी अच्छा खासा लोड है, उसको कैसे बचाया जा सके। तो एक टेक्नोलॉजी जो आई वो है आपका, कहते हैं उसको बेस आइसोलेशन पैड्स। ये बेस आइसोलेशन पैडिंग जो है, और इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं यूएस में और जापान में काफ़ी बनी हैं करके, और इंडिया में भी हमारे देश में एक पूरा एक हॉस्पिटल है जो कि भुज में बनाया गया, वो बेस आइसोलेशन पे है। अब ये क्या है, इसमें थोड़ा सा इसको समझते हैं करके। तो ये अगर बिल्डिंग विदाउट बेस आइसोलेशन है तो वो इस तरह से बिहेव करेगी, लेकिन अगर बेस आइसोलेशन के ऊपर बैठा है तो इसको कुछ नहीं होगा। बिल्डिंग जो है वो ऊपर बैठी है आपकी, बेस आइसोलेशन के ऊपर, वो बस ऐसे ऐसे ये मूवमेंट होगा उसका करके, ये मूवमेंट नहीं होगा उसमें। अब बेस आइसोलेशन जो है वो क्या करता है आपका, कि इसमें जो है ये एक लैमिनेशन है हार्ड रबर का एंड स्टील इन ए स्टेक ऑफ अराउंड 50 सेंटीमीटर हाई। इसकी हाइट जो है वो करीब करीब 50 सेंटीमीटर रहती है,
और इसमें एक लेड प्लग है, ये है आपका लेड प्लग है, और ये साइड में जो है आपका पूरा रबर पैड्स हैं करके, ये रबर पैड्स हैं, ये वाले जो हैं ये पूरे रबर पैड्स हैं आपके। तो इसमें जो लेड बीच में है करके, इन द मिडल हेल्प्स डैम्पिंग वाइब्रेशन, तो ये डैम्प करता है आपका, ये बिल्कुल रिड्यूस करता है ये मिडल में, ठीक है। बेस आइसोलेशन यूनिट रेडी फॉर इंस्टॉलेशन बिनो उथा, ये एक बिल्डिंग है जो कि 1906 का अर्थक्वेक आया था, 1906 का जो सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक था, उसमें ये बिल्डिंग पूरी डैमेज हो गई थी और इसको फिर रिस्टोर किया, वापस बनाया इसमें। तो इसमें ये देख किया कि इन्होंने इसको जो है ये बेस आइसोलेशन पे डाल दी पूरा करके। तो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह से हम लोग बिल्डिंग्स जो हैं उसको बचाएं, और कि नए नए जो शोध हुई है उस पर हम लोग अमल करें। और हालांकि कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसका, तो और भी कोई रास्ते हैं निकाला जाए जो आपके हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं वो इस पर काम कर सकते हैं। एक जो बात हुई थी हमारी कि टॉलर बिल्डिंग्स और शॉर्टर बिल्डिंग्स का स्वे है, जो ओसिलेशन पीरियड है वो डिफरेंट होगा करके। सेम अर्थक्वेक, सेम साइस्मिक शेकिंग हो रहा है, वाइब्रेशन सेम है, लेकिन वो दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं अनसिंक्रोनाइज्ड स्वे। दोनों सेम समय पे नहीं होगी और उसका ऑसिलेशन अलग होगा करके। अब ये भी देखा गया है कि भाई आपने तो कंस्ट्रक्शन कर दिया, कहीं पे आपने टॉलर बिल्डिंग्स बनाई और उसमें आपने सोचे समझे बिना बिल्कुल करीब में आपने इसका शॉर्टर बिल्डिंग के बगल में ही आपके टॉलर बिल्डिंग बनाई। ये दोनों का वाइब्रेशंस जो हैं वो अलग होंगे करके, वाइब्रेशन के ऑसिलेशंस जो हैं वो डिफरेंट होगा, तो जो स्वे है वो अलग होगा इसका करके। तो ये काफ़ी अर्थक्वेक्स में ये देखा गया है कि अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, कभी कभी तो ये भी करते हैं, कहते हैं जो कि भाई इन दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर दें हम लोग, तो यहाँ से एक वो बना दिया, पैसेज बना दिया और आप दूसरे बिल्डिंग में चले गए। ये भी गलत है आपका इस तरह से नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा एक प्रोबेबल डिस्टेंस रख के ही इसको बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग्स जो अर्थक्वेक प्रोन जोन्स में जो है एरियाज़ हैं वहाँ पे इस तरह का काम ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ये आपस में टकराएंगी करके। और ये दो एविडेंस ऐसे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें ये टॉलर बिल्डिंग है ये वाली और ये शॉर्टर बिल्डिंग है आपकी, ये दोनों का ऑसिलेशन अलग के होने के कारण ये यहाँ पे आपका पूरा ये आपस में टकराई है, और ये भी दिखाया, यहाँ पे भी दिखाया करके। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी काफ़ी अफेक्ट करती हैं। इस तरह के एग्ज़ाम्पल जो हैं हमने काठमांडू में भी देखें, 2015 का जो भूकंप आया था, आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ये शॉर्टर है और ये वाली टॉलर है आपकी, ये टॉल है ये शॉर्ट है आपकी। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में ऑलमोस्ट काफ़ी करीब थी, और यहाँ पे आप देखेंगे केयरफुली तो ये जो है शॉर्टर वाली उसके ऊपर जाके बैठ गई है, तो मतलब टच हो गई है पूरी करके। तो ये जो इस तरह के कंस्ट्रक्शंस हैं वो अवॉइड करने चाहिए, और ये समझदारी के साथ कि भाई हम लोग किस एरिया में रहते हैं, क्या वो भूकंप से प्रभावित एरिया है या तो आपका हम लोग उससे दूर बैठें, दूर भी बैठेंगे तो अगर हमने जैसे कहा कि जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो तो टॉलर बिल्डिंग्स को अफेक्ट करेगी, लेकिन एपिसेंट्रल एरिया जहाँ पे भूकंप आने की संभावना है, जो रीजन है उस रीजन में तो इसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए करके। तो इसी के साथ यहीं रुकते हैं, और आगे जो है हम लोग भूकंप जो होते हैं वो प्लेट के अंदर या तो प्लेट के मतलब बाहर की जो आपका उसको हम लोग जो बात की थी हमने प्लेट बाउंड्रीज़ की, उसके दूर होता है या पास में होता है तो उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें बात करेंगे आपके मैग्नीट्यूड की भी। तो यहीं पे रुकते हैं और अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।